आपको आज़ादी मिल भी जाती है तो कोई तो एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति, एक मुख्यमंत्री होगा ना जो आपका राज करता है। सबसे आज़ादी थोड़ी मिल सकती है, तो लेकिन आपका अपना है ना। तो यहाँ पर भी हमको अपने संगीत में सुर मिलाए ताल की गुलामी के लिए उनके गुलाम हो जाएगा तो बाकी चीज़ों से आज़ाद। दूसरी बात है, अभी हम लोग जो सब गाने गा रहे थे, इन सब गानों के बारे में भी हम लोग को बहुत जानकारी नहीं होती है या हम लोग याद रखने की कोशिश नहीं करते। और सबसे बड़ी बात है क्यूरियोसिटी भी। तो हम लोग सोचा ऐसे ही सब पूछते हैं, सब लोग हमें का सब लोग को पता नहीं होगा कि जो अंतिम में स्वाधीन भारत है जो हम लोग रोज गाते हैं, ये किसका लिखा है? पता है किसी को? हाँ, बाकी लोगों को पता है, तो बताइए। ये बनारस में थे पद्मश्री पंडित बलवंत राय भट्ट, जिनका उपनाम था भावरंग, और उनका एक चित्र वे जन्मांध थे या हो सकता जन्म के बाद कभी उनका आंख चला गया था। और ऐसा करते हुए ना 2000 बंदिशें बनाई और पता नहीं आज कितने शिष्यों को सिखाया। BHU में प्रोफेसर भी थे, रिटायर हुए। और उसके बाद 95 साल के आसपास की उम्र में उनका देहांत हुआ। और अभी उनकी पत्नी का भी देहांत बस अभी कुछ एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, देहांत हुआ है। वो भी 95 साल की थी। तो 95 में दोनों पति पत्नी अपना पूर्ण जीवन वो करके गए। इनके सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पर बड़े योग्य जगहों पर है। अब तो रिटायर भी हो रहे हैं, तो वो भी 60 पढ़ चुके हैं। लेकिन कोई सभी अच्छे अपनी जगह पर मैंने कोई ना कोई गाने में बहुत अच्छा है, कोई तबले में बहुत अच्छा है, कोई अपने काम में सभी लोग बहुत अच्छे। विभास, राहुल, गीत सुधा, भैरवी, दोनों स्वर वंदना, लैलीना, इतने छः लोग हैं ना उनके। तो लैलीना जी BHU में MMB में प्रोफेसर, स्वर वंदना जी VKM में प्रोफेसर, गीत सुधा जयपुर में प्रोफेसर, भैरवी का हमको याद नहीं है, भैरवी नाम है ना छोटी वाली। और बाकी दोनों राहुल रेलवे में थे, म्यूजिक से रिलेटेड पोस्ट में थे। और विभास क्या करता है हमको पता नहीं, विभास हमसे थोड़ा छोटा है, राहुल हमसे थोड़ा सा बड़ा है, हमारा दोस्त। हाँ, यहाँ पर उन्होंने वर्कशॉप अटेंड भी किया हुआ। राहुल बैठे बहुत ही सुंदर गाता, बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर बनाता है और उतना ही अच्छा इंसान भी है, बहुत ही। तो अभी जाके उसकी पत्नी का देहांत, मैंने उसकी माता जी का देहांत हुआ तो हम जा करके मिल के गया। तो स्वाधीन भारत किसकी रचना है? पंडित बलवंत राय भट्ट। पूरा नाम है उनका पंडित बलवंत राय गुलाब राय भट्ट। तो ठीक है, पिता का नाम जो होता है गुजरात में, महाराष्ट्र में, तो वो गुजराती थे। सूरत के पास भरूच नाम की। और फिर उसका बनारस में आ गए थे। उनको पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जो थे, उनको चूंकि बनारस में ही वो स्थापित होकर के यहाँ संगीत का प्रचार प्रसार कर रहे थे। और BHU में जो इस समय फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है वो ओमकार नाथ ठाकुर जी के द्वारा स्थापित है। पहले उसकी स्थापना एक हॉस्टल, कौन सी हॉस्टल? रुइया में ऊपर हुई थी। क्या नाम से? श्री कला संगीत भारती, श्री कला संगीत भारती नाम से। बाद में वो महामना जी ने उसको, वहाँ पे पहले वो थे स्थापित, ओमकार नाथ जी का किया हुआ था या उनका किया हुआ था? शिव कुमार मिश्र, हाँ, उनका किया हुआ था। लेकिन ओमकार नाथ ठाकुर जी ने इसको फिर अच्छी तरह से प्रतिष्ठित किया, उनका ही नाम से जुड़ा हुआ है इस इंस्टीट्यूट से। तो ये एक बात हो गई कि पंडित बलवंत राय भट्ट, गुलाब राय भट्ट जी की रचना है पहली बार। दूसरा हम लोगों ने एक गाया उसका, ये तो देश गीत था। उससे पहले जो गाया था उसको बोलते हैं ध्वज। ये जो है, अब हम लोग इसके बाद हम लोग को कहीं ना कहीं इंटरव्यू में जाना है, कुछ करना है, तो ये जो हम 2 बार 4 बार गवा रहे थे, ये ध्वज के लिए भी था और आप लोगों के लिए भी था कि कम से कम कुछ तो याद करो यार। कल को सुनाना होगा तो सब खड़े हो जाएंगे तो किसी काम चलेगा भाई। याद करिए, आप लोग को अपना कैरियर बनाना है। तो जो भी कहा जाता है कि हम एक दुकानदार की तरह, कोई भी आके ग्राहक बोलेगा हम ये कपड़ा है, वो वाला है, सिल्क बोले सिल्क, सूती बोले सूती, जैसा। तो कहाँ क्या का मांगने लग जाएगा पता नहीं, तो इंटरव्यूअर क्या पूछने लग जाएगा ये भी हमको पता नहीं। इन सब चीज़ों पर अपनी तैयारी फुल रखनी चाहिए। अब हम ही गए वहाँ सुबह बनारस में, वहाँ पे अचानक सबको खड़ा कर दिए, आप कुछ बोल गाइए। झंडा था, झंडा फहराया गया, सब हुआ 15 अगस्त या 26 जनवरी कोई चीज़ रहा हो, तो हमको तो याद रहता है। तुरंत हमने माइक लिया, शुरू हो गया, तो बोल क्या नहीं किया। तो ध्वज गीत तो कम से कम याद होना चाहिए। हम शास्त्रीय संगीत गाया तो हमें कुछ ना हो, गीत तो नहीं हो सकते, या हम फिल्म गाते हैं तो ये ना हो, ऐसा थोड़ी होता। तो ये जो ध्वज गीत है ये भी बहुत पुराना है, 100 साल पुराना चीज़ है। ये लिखा गया है, लखनऊ में थे पंडित गोविंद नारायण नातू।
गोविंद नारायण नातू, गोविंद नारायण GN नातू उनका नाम था। वे जो भातखंडे इस समय जो असम विश्वविद्यालय है जिससे बड़ा स्कैम चल रहा है, उस वो वाला यूनिवर्सिटी एक समय में मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक नाम से स्थापित हुआ था। मैरिस एक इंग्लिश अंग्रेज एक थे जिन्होंने इसकी स्थापना में पूरा वो लिया था, इनिशिएट किया था। उस समय हमारे दादा गुरुजी रातन जनकर जी, जिनका कुछ वहाँ लगा हुआ है कुंभ में, उन्होंने इसके पहले प्रिंसिपल थे और उनके साथ डिप्टी प्रिंसिपल यानी वाइस प्रिंसिपल वो जो है गोविंद नारायण नातू जी। तो कोई बहुत अच्छे गायक रहे होंगे। उनकी एक पुस्तक भी 2 भागों में आती, गीत समूह नाम से, मगर ये सब चीज़ें थोड़ा दिमाग में आपको रखना। तो गोविंद नारायण नातू जी की रचना है ध्वज गीत, बहुत ही सुंदर रचना है। आप लोग सुनेंगे भी, उसका अर्थ भी समझ में आया होगा कि किस तरह से वो। और हम लोगों ने क्या गाया, वंदे मातरम। वंदे मातरम का ये किसका लिखा हुआ है, ये तो कम से कम पता होना चाहिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये चट्टोपाध्याय। तो 2 उनका वो है, 2 चीज होता है, एक है राष्ट्रगीत और एक है राष्ट्रगान। जब हम राष्ट्रगान की बात करते हैं तो नेशनल एंथेम होता है। तो नेशनल एंथेम या राष्ट्रगान जो है वो जनगण मन था जो अंत में गाया गया। और ये किसका लिखा हुआ है? हाँ, जो जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था पहला, एशिया में पहला था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की ये रचना है, जिसको लिखा गया। पूरे वर्ल्ड में एक व्यक्ति ऐसा है जिनके गीत 2 देशों के राष्ट्रीय एंथेम में या नेशनल एंथेम में रखा गया, राष्ट्रगान के रूप में, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। इनका एक गीत जो है वो बांग्लादेश में भी नेशनल एंथेम है और हमारे भारत में भी, हमारा सुनर बांग्ला, और ये वाला भी, दोनों देशों में वो चलता है। अब खैर परिस्थितियाँ धीरे धीरे बदल रही है, वहाँ भी काफ़ी कुछ बदल गया है, लोगों की सोच बदल गई, वो अपनी जगह। लेकिन एक समय में तो दोनों का ही किया गया था। वो एशिया के सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विनर थे। और इसके बाद हम लोग और कोई गाए थे, हम लोग वंदे मातरम, ये 4 चीज़ें जनरली यही 4 चीज़ गाते हैं। वैसे तो गाने तो बहुत सारे, तो सारे जहाँ से अच्छा है गाया जाता है वो पूरा याद भी नहीं है हमको, लेकिन आधा याद है। वो किसका लिखा हुआ है? इकबाल। ये भी जानना चाहिए क्योंकि सारे जहाँ से अच्छा, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त गीत है जो एक समय में धूम मचाया था। ऐसे तो गीत और भी बहुत सारे हुए, हम सबको तो हम भी नहीं जानते, लेकिन ऐसे ऐसे गीत हुए जिसको लोगों ने गाया और उसके नाम पर एकदम आधी देश प्रेम की आधी बह जाती थी और लोग उसमें देश प्रेम में चले जाते थे। क्योंकि अगर उन्होंने उस समय वो नहीं दिखाया था तो हमारे तो ये जो चीज़ें हम लोग नहीं जान रहे हैं या भूल जा रहे हैं, ये इस वजह से है कि आज ये हम लोग को कहीं ना कहीं रिटन डॉक्यूमेंट मिलता है। क्योंकि अब हम गीत समूह किताब पढ़े होंगे, जिस दिन हम मान लो हम बचपन में अपने स्कूल में सीखा, मैंने अमर कीर्ति हो ध्वज की, हमें नहीं याद आ रहा है कि हमारे वहाँ के टीचर, हमारे गुरुजी वहाँ के जो थे पंडित समीरन बनर्जी, उन्होंने हमको बताया था, नहीं बताया था, मुझे याद नहीं है। लेकिन बाद में मेरे हाथ से जब गीत समूह पुस्तक गुजरी, वो मेरे पास है, तो वो अभी तो आउट ऑफ प्रिंट भी है। जब उसको पढ़ते देखते एक साल दिखा रही तो इनकी रचना है, क्योंकि इसमें उपनाम नहीं है। तो भावरंग जी वाले में तो उपनाम है, तो यह पता, जनगण मन का सभी को पता है, उसमें कई सारे स्टैंजा भी है, लेकिन इतना ही एक अंतरा, और ये जो इतना ही राष्ट्रगान के रूप में गाया जाता है। और ये जो चीज़ें, ये डॉक्यूमेंटेशन या किताबें लिखे होने से ही बचती है। आजकल ये प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो जाए। ग्रंथ, किताब, ये सब चीज़ें, इसके बारे में लोग अब अगर लोग सोचते हैं कि हम फेसबुक पे लिख देंगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जिससे फैलती तो बहुत तेज ही, लेकिन उतनी ही जल्दी वो समेट के ख़त्म नहीं होती। कल मुझको ही एक पोस्ट खोजना था, मुझे कोई चीज़ ज़रूरत थी, नाम मैं भूल रहा था, आनंद किशोर जी का नाम, जो भवानी दैनिक के रचना, उसको हमें लिखना था, नाम मेरे याद नहीं आ रहा था। अब पोस्ट में खोजे जा रहे हैं, पीछे कैसे खोजे उसको? तो किताब वगैरह होता तो कम से कम आदमी जल्दी खोज पाता है। तो कोई भी विद्या हो, चाहे तुम्हारा साइंस हो, चाहे हमारी ज्ञान विज्ञान हो, चाहे संगीत हो, कोई भी चीज़ होगा तो किताबें होती हैं। तो किताबों से लोगों, किताब क्यों अब आजकल नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि लिखने वाला तो तब लिखेगा जब कोई पढ़ने वाला रहे। तो लोग जब पढ़ेंगे ही नहीं, जानेंगे ही नहीं, तो कैसे होगा? इसी सब चीज़ों के वजह से आज हम जाते हैं, जाके कहते चक्र अशोक सुमानित, शोक हरे जग भर का। तो हम अशोक के चक्र की बात करते हैं, और हम बात करते हैं अपने, जब भी हम देश का वो करते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो राष्ट्रीय चिन्ह हमारे 4 शेर वाला है।
जो बैठा है। और आप ये दोनों ही चीजें पहली बार ये आपके बनारस की चीज है। हमारे काशी के ही एक भाग सारनाथ में ये दोनों चीजें मिली और वहीं से ये ग्रहण की गई है देश में। यानी काशी की का महत्व आप कहाँ तक समझ रहे हैं कि यहाँ से जो अशोक स्तंभ को मिला था और उस पर जो शेर बने हुए थे उसी को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में रखा गया और उसमें जो चक्र बना हुआ था विथ एक सांड और एक घोड़ा ऐसा बना रहता है, या और भी कोई चार शायद है उसमें, चार जो भी है तो वो चार जो चक्र चारों उसके चारों दिशाओं में चार होते। खैर तो ये जो सप्तमी जयंती तो बाद में लिखा गया होगा, वो तो बाद में लिखा था। ये जो चिन्ह बना हमारे भारत के लिए, ये पहचान बनी, हमारे अशोक चक्र हमारी पहचान। ये जिन अशोक का था उसके बारे में 1700 कुछ से पहले कोई किताब में ठीक से मिलती ही नहीं, एक्चुअली मिलती ही नहीं। वो थे ईसा के 300 साल पहले, यानी ईसा पूर्व, जहाँ से हमारा शुरू हुआ। आज हम पहुँचे 2025 में और उससे भी 300 साल पहले यानी 2325 या 2300 समथिंग साल पहले ये हमारे भारत में उन्होंने राज किया। और राज कैसा किया बोले, कर्नाटक से शुरू करके उधर अफगानिस्तान ईरान तक इनका राज्य फैला हुआ था। पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान से लेकर नॉर्थ से लेकर साउथ से लेकर के मगध, उनका बिहार में जो मगध है यानी पटना पाटलिपुत्र, वो उनकी राजधानी हुआ करता था। मगध उसे हुआ करता था और वहाँ से वो निकल कर पूरे भारत में राज किया। अब बिहारियों को ही पता नहीं है कि बिहार क्या रहा है, सारा कुछ बिहार से ओरिजिनेट हुआ है सब कुछ। उधर ही आपके बगल में आपको वहीं पर गौतम बुद्ध हो रहे हैं, बोध गया में, वहीं पर जैन का, वही सब कुछ इसी इलाके का है। लेकिन अपने इलाके वालों को इसकी खबर, कारण क्या था कि एक बड़े ही लंबे समय तक जितनी किताबें लिखी गई 1700 कुछ से पहले तक इतनी किताबें लिखी गई, ग्रंथ लिखा गया, लेकिन उसको या तो डेलिबरेटली और या तो जानबूझकर और या तो बिना जाने बुझे अज्ञानतावश उसको लोगों ने ओमिट कर दिया। और अशोक का कोई भी जिक्र मिलता नहीं। और ये जो जिक्र ना मिलना है, बात भी बता सकते हो, तो अशोक का जो जिक्र नहीं मिलना है तो इसके बारे में लोगों को पता नहीं। करते 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 अचानक यहाँ पे एक बहुत बड़ा ईंटे का वो मिल गया। कोई इतना बड़ा ईंटे का वो था कि लग रहा था कि इतना भट्टी में इतना ईंटा कहाँ से आया। लोग मकान बनाते थे तो उसी में से नोच नोच के ले जाते थे, उसी में से नोच नोच के ले जाते थे। सबका मकान बन रहा है, ईंटा इतना ज़्यादा कि कुछ कम नहीं, इतना बड़ा। तो राजा को भी, कौन से थे राजा, उन्होंने भी किसी को कहा कि वहाँ कुछ बनवाना था तो वो अपना ईंटा वहाँ से लेने लग गया। ऐसा करता था तो उसको लगा कि नहीं ये कुछ खास चीज़ है, और उसको कुछ अस्थि मिला, कुछ मोती मिला। वो मोती उन्होंने राजा को दिया या जो भी है, ऐसे करके एक हुआ कि नहीं इतना भी केवल ईंटा नहीं है, कुछ और भी होना चाहिए। तब अंग्रेज, उस समय क्योंकि अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों के कई अधिकारियों को बताया गया तो वो तुरंत इंटरेस्टेड हो गए। देखो अंग्रेजों की बुराई करना अपनी जगह अच्छी बात है, बुराई करनी भी चाहिए, बुराई करने लायक उन्होंने बहुत काम किए, लेकिन जो अच्छे काम किए हैं उसको भी जरा ध्यान देना जरूरी है। अगर अंग्रेज लोग रुचि नहीं लेते तो आज हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम तो वहाँ से ईंटा नोच नोच करके काम कर रहे हैं। तो वहाँ भी वही सेम स्थिति थी, गांव वालों को ईंटा मिला, वो अपना मकान बनाना शुरू कर दिया। तो उधर से एक रेल लाइन बिछ रही थी हड़प्पा साइड से। जब रेल लाइन बिछ रही थी, पहली बार सारा रेल लाइन उनका बनाया हुआ है। हमारे भारत में पहले तो रेल लाइन नहीं हुआ करता था, रेल का आविष्कार हुआ तो बनाया। तो वो अपने लिए बनाए, चाहे सामान ढोने के लिए बनाए, चाहे कुछ करने के लिए भी, बिजनेस के लिए बनाए, लेकिन काम तो आज भी चल रहा है वही। आज भी हम जिस रेल लाइन से गुजरते हैं वो सब अंग्रेजों का ही समय का बनाया हुआ है। तो जो बुरी बात अपनी जगह, अच्छी बात भी उनको हमें मानना चाहिए। आज भी हम लोगों के पास एक कोई ऐसे राइटर भी बैठे हैं देहरादून में जो 90 साल से ऊपर हो चुके हैं। उन्होंने हम लोग को इतनी अच्छी किताबें दी, वो गए नहीं, वो भारत में नहीं रहे, अब 90 से ऊपर के हो गए। रस्किन बॉन्ड की किताबें बच्चे सभी लोग पढ़ते हैं। कहाँ रहते? देहरादून है ना, देहरादून में बसे हुए। वो चाहते तो लंदन चले जाते, वो अपनी जगह चले जाते, नहीं, वो वहीं बसे हुए थे। उनको भारत से प्रेम था, ऐसे बहुत सारे लोग भारत से प्रेम था। आज हमारी बेटी पढ़ रही है जिस स्कूल में, कॉलेज में, वो और भी कोई है नहीं, वीके वसंत कन्या महाविद्यालय, उस वसंत कन्या वीकेएम के में हमारी इसकी ये पढ़ रही है, इसकी मम्मी पढ़ी और हमारी मम्मी पढ़ी, 3 पीढ़ी से तो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो किसका द्वारा स्थापित है? वो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट तो कोई भारत की थी नहीं, उनको भारत से प्रेम था। तो सारे अंग्रेजों को गलत,
ऐसा थोड़ी हो सकता है। अरे अंग्रेज मतलब हम लोग अंग्रेज से यूरोपियन में किसी भी जगह को अंग्रेज बोलते हैं, चल बोल चलते हैं, कोई इटालियन हो सकता है, कोई फ्रेंच हो सकता है। सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल इतना बड़ा इलाका है, उसके बगल में है, ये इस समय बनारस के सर्वश्रेष्ठ स्कूल जो 2-3 जो है सबके सब उनके स्थापित किए गए, वो भी यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर ही महामना ने पहले वहाँ पे सोचा था कि इसको ही यूनिवर्सिटी बनाएंगे, बाद में उनको वहाँ हुआ, फिर वहाँ भी नहीं हुआ। एक जगह सरस्वती जी का ट्रॉमा सेंटर जहाँ है, वहाँ पे सबसे पहले एक सरस्वती जी का छोटा सा मंदिर और बड़ा सा मैदान होता था, मैं देखा हूँ। उस छोटे से मंदिर में सरस्वती जी का वही स्थापना हुई थी, वो स्थापना उसी जगह हुई थी। आज पता नहीं वो है भी या ट्रामा सेंटर के अंदर घुस गया, हमको पता नहीं, वहाँ पर ही ट्रामा सेंटर था। तो उस जगह पे वो था, बाद में उनको इधर जमीन मिली, उन्होंने यहाँ बनाया और आज बीएचयू क्या है सभी जानते हैं। लेकिन उन लोगों का भी तो योगदान आप नहीं कर सकते। यहाँ के पहले प्रिंसिपल का नाम अरविंद था, वो भी बहुत फेमस वो थे, उन्होंने बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट थे, सारा काम किया। तो ये जो हड़प्पा में जो रेल लाइन बिछ रही थी, तो वहाँ पे उनको ईंटें चाहिए थे बनाने के लिए या कुछ करने के लिए, तोड़ के उसको कंक्रीट की तरह डालने के लिए दनादन बनाते चले। अंग्रेजों में जो बनवा रहा था उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले कि जिस काम में महीना भर लगना चाहिए, ये सब 15 दिन में 10 दिन में बना दे रहे हैं, चक्कर क्या है, कहाँ से इनको सारा मटेरियल मिल रहा है। तो पता नहीं, तो मालूम चला कि कहीं पर एक बहुत ईंटे का भयंकर भंडार मिल रहा है, अजीब टाइप के ईंटे हैं, वही उसी से उठा के सब बना रहे, जल्दी बन जा रहा है। तो उसको उन्होंने चाहते तो उसको एकदम वो कर सकते, तो उनका देश तो था नहीं, बाढ़ में गए, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उसको सीरियसली लिया। और सीरियसली ले करके वहाँ पर जब वहाँ पर खुदाई करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो पता चलता है कि वहाँ पर तो ऐसी सभ्यता है जो भारत की आज पहचान है, इससे पुराना कुछ मिल नहीं पा रहा, सबसे पुरानी सभ्यता मिल रही है। और हमें तो पता ही नहीं था, क्योंकि उसके बारे में किसी ग्रंथ में उल्लेख ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ 1000 साल पहले भी कुछ रहा होगा। या तो उन्हें पता नहीं था, और या तो पता रहते हुए उन्होंने उसको दबा लिया। ये दोनों ही बात बड़ी खतरनाक होती है, जानना और जान के आधी बात बताना। अरे हम गए वहाँ पर, देखा वो जो है वो शराब ठीके के सामने खड़े थे, तो भाई शराब ठीके सामने मिल गए, ऐसा बोलेंगे तो आपको लेगा पीने लग गया, आदमी नहीं मिल रहा है, नहीं वो तो वहाँ फल खरीद रहा था। अब आधी बात बताए, आधा खा गए, तो उसको तो लोग यही समझे कि वहाँ पे वो सामने फल की दुकान में फल खरीदा, बोल दिए उसको। तो आधा सत्य जो है वो पूर्ण झूठ से भी खतरनाक है। तो इसलिए तो ऐसे ही करके वो हड़प्पा में जब उसको खुदाई की गई, तो आज हम लोग को 7 से 8000 साल तक का इतिहास है। जो हम लोग अपना इतिहास 2000 साल भी ठीक से हम लोग को नहीं पता हो पा रहा था। 2000 साल के पहले 300 साल पहले अशोक था, उसका हमें पता नहीं था। तो यहाँ पर भी जब उसको खुदाई किया, अंग्रेजों के वो भी आता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम सबसे ज्यादा आता है इन सारे कामों के। हाँ जॉर्ज वाशिंगटन वो तो है, लेकिन कनिंघम वो चूंकि उसके डायरेक्टर थे, तो उन्होंने ही लोगों को लगाया, 2-3 अच्छे लोगों को लगाया, यहाँ खुदाई करो, उनसे कहा यहाँ करो। ऐसे ही अगर वहाँ से जो बहुत सारा पूरे देश में हम लोगों को कहीं ना कहीं से शिलालेख पत्थर पे लिखा हुआ, वो अजीब भाषा में था, उसके बारे में पूरा हम भारतीय लोग, एक ही आदमी बताने वाला नहीं थे। हम भारतीय लोग इतने बड़े विद्वान बनते हैं, उस समय यहाँ पे आज 140 करोड़, उस समय 70 करोड़ तो रही होंगे, किसी को वो भाषा पढ़नी नहीं है, और कोशिश किया तब भी नहीं आए, कोशिश नहीं किया तो नहीं है। उस भाषा के बारे में लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं हुई। जानकारी कब हुई? जब जेम्स प्रिंसेप नाम का आदमी उसको पढ़ता है, उसने भी पूरी जिंदगी लगा दी उसमें, उसकी आंखें लगभग अंधी हो गई, पूरा दिन रात वो जग करके, तो ब्रेन में पूरा उसका ब्रेन का रोग हो गया था। उसने पूरा वो कर करके जेम्स प्रिंसेप ने उस पाली भाषा को, जो आज के भारत की भाषा थी, उसको उन्होंने पढ़ के दिखाया, और उसके चलते सारी जितने शिलालेख पूरे भारत में मिले, कई सौ 400, 500, 600 मिले अलग अलग जगह। तब मालूम चला कि कोई एक पेरदस्सी नाम का कोई एक राजा था, अशोक नाम से कोई था, और देवानाम प्रिय, तो उसका देवानाम पे ऐसा करके ले लो। वो सब चीज़ें जब उसको आज जब जोड़ी गई, वो की गई, इतिहास से जोड़ा गया, तब मालूम चला कि हमारे पास एक अशोक भी था। वो कितना बड़ा अशोक था, उसकी राजधानी कितनी बड़ी थी, राज्य कितना बड़ा था, बोले कर्नाटक से लेकर के अब ईरान तक गए हुए थे, इतना बड़ा राज्य था। उसने एक लंबे समय तक राज्य किया। पहली बार इतना सुशासन के साथ भारत को एकजुट करने का काम हुआ। आज हम उसके लिए ऑब्लिगेशन करके सबसे पहले अपने अशोक में उन्हीं का चक्र उठा के लगाते हैं झंडे पर, उन्हीं का चिन्ह लेकर के इसमें आते हैं, और मालूम चलता है कि उनके बारे में हम कोई बातें नहीं करते।
आपने कभी अशोक की जयंती मनाई है क्या कहीं पर? कभी पता भी है कि आप लोगों को क्या होता है? कहीं पर हम लोग बात ही नहीं कर रहे। जिससे सब कुछ हो रहा है मान के तो चलेंगे ना, इतना सब कुछ हम उनसे ओबलाइज हो रहे हैं, उनके बारे में हमें कोई चर्चा नहीं, हमें पता भी नहीं है वो नहीं। ये जो किताब ना पढ़ना, कोई चीज़ के बारे में ना जानना, तो ये भी एक तरह की गुलामी है। अभी इस तरह से हमारे पास बैठोगे तो हम तो ऐसे लोगों को पूरा दिन रात बता सकते हैं, हमें तुमको इससे ज़्यादा बोर नहीं करना चाहते। जितना पढ़ ली, हमारा सोचना ये है कि आप जितना बोर हुए इससे थोड़ा और ज़्यादा बोर होइए, घर जा करके कुछ पढ़ने लिखने की कोशिश करिए। फालतू रील देखने में भी समय जाता है, और अगर आप उसी मोबाइल पर जो मोबाइल के होता है उसी में आप अगर खोजेंगे अच्छी चीज़ें भी होती हैं। हो सकता है थोड़ा कम हो, खराब चीज़ें ज़्यादा हो, तो हम क्या करें, हम तो जाते हैं अशोक को पढ़ने, नीचे रील आने लगता है। ठीक है, तो यही तो गुलामी है आपकी। आप वो वाला देखिए, इसको हटाइए, ये हटाना बेहद से। तो ऐसे करके अगर आप लोग और थोड़ा ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपना दिमाग और बड़ा करते हैं, तो ये भारत के लिए भी अच्छा है और हमारे देश के लिए भी अच्छा है, हमारे संगीत के लिए भी अच्छा है। हमारे संगीत को बेवकूफ़ों की जरूरत नहीं है, बेवकूफ़ों ने इस संगीत को आगे नहीं बढ़ाया है। एक लाखों आदमी जो जिनके पास हेड नहीं है, वो हमारे संगीत को कहाँ ले जाए, कहाँ से कुछ करें? वही नकल फकल करके, कवर डाल करके, कुछ ना कुछ करके उसी को अपना चबाया हुआ को चबाते चबाते जिंदगी बिताते हैं। संगीत आगे नहीं बढ़ेगा। संगीत आगे बढ़ाएंगे कोई तो बुद्धिमान लोग बढ़ेंगे। तो बुद्धिमान बनिए, बुद्धि रहेगा तो झाड़ू भी लगाएंगे तो ढंग से लगेगा, और बेवकूफ़ होगा तो झाड़ू भी नहीं लगा सकता। उसको कह देंगे कि सामान आलू ले आओ, तो पता नहीं कहाँ लेके चला आएगा, उसको पता ही नहीं होगा। हो सकता है वो आलू लेके चला आए, तो यही आलू। तो बेवकूफ़ मत, कहीं ना कहीं से बुद्धि को बढ़ाइए। बुद्धि को बढ़ाने के लिए केवल एक चीज़ में बुद्धि नहीं बढ़ती, सारी चीज़। इसलिए जो JRF का एग्जाम उसमें बहुत तैयारी कराई जाती है, वो बेहद अच्छी चीज़ है। उसमें बहुत सारी चीज़ पढ़ना पड़ता है, केवल संगीत नहीं है, उसके साथ पेपर 1 पढ़ते हैं, मैथ है, ये रीजनिंग है, यही है। बुद्धि बढ़ाइए, बुद्धि बढ़ाएंगे तभी सब कुछ होगा, नहीं कुछ नहीं होगा। जय हिंद। जय